हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम लोग भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसके टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम का सदिश निरूपण और उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं इसको पढ़ाया जा चुका है। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया गया है, सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तब जाके ये अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक एक करके नए नए तरीके से, आसान तरीके से भौतिक विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक का जो नाम है वो वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। बच्चों, इसके पहले हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम क्या बताता है बच्चों कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, ये कूलाम का नियम तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। तो जो लोग कूलाम के नियम को नहीं जानते हैं वो ठीक से वहां पढ़ ले, क्योंकि उसका यूज यहां पे है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन ये है कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई भी, अभी समझा रहा हूं, कोई भी किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश उसके स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों कि मान लो कोई एक बिंदु आवेश, अभी बताता हूं कि बिंदु आवेश क्या है। इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये कोई बिंदु आवेश है हमारा, और इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो और इसके बल का अनुभव करता हो। तो ये जो परीक्षण आवेश है इसके चारों तरफ जितना दूरी तक इसके बल का अपने ऊपर अनुभव करेगा, वो पूरा जो क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ये आपका डेफिनेशन है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, एक बिंदु आवेश है, एक परीक्षण आवेश है। ये दोनों होते क्या है इसको भी मैं डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लें। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश बिंदु आवेश के स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब इस बिंदु आवेश के स्थिर वैद्युत बल का कौन अनुभव करता हो? ये आपका परीक्षण आवेश। अब बच्चों, परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका मान नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, मतलब इसका जो द्रव्यमान भी होता है बहुत कम होता है और इस पर जो आवेश भी होता है वो बहुत कम होता है। आप समझ लीजिए कि हम लोगों के सामने चींटी, हम लोग बिंदु आवेश हैं, तो चींटी क्या है? परीक्षण आवेश, चूहा। मतलब कि बहुत छोटा आवेश, जितना छोटा आप मान सकते हैं उतने छोटा आवेश, जिसका मतलब कि आप जीरो किस तरफ आकर सब मान सकते हैं कि वो एकदम जीरो चार्ज है। जीरो से के बाद वाला, जीरो से थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव जो भी चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये धनात्मक चार्ज होता है बच्चों, ठीक है? तो उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश कोई भी चार्ज, परीक्षण आवेश को छोड़कर कोई भी एक ऐसा आवेश जिस पे परीक्षण आवेश का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जिस पे ऐसा आवेश जिस पे परीक्षण आवेश का कोई प्रभाव, मतलब इसके आसपास लेकर आए तो ये अपने स्थान से हटे नहीं, अपने स्थान पर ही एक स्थान पर फिक्स रहे, तो इस आवेश को कहा जाता है बिंदु आवेश। तो मैं आपको समझा दिया कि बिंदु आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, आप लोग समझ लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश इसके स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र, अब बच्चों इसके बाद जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ ले तो इसके साथ ही हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता का मतलब क्या है कि मान लो कि ये इसके चारों तरफ हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इससे थोड़ा सा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इससे और दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इसको अगर निकाला जाए तो ये प्रत्येक स्थान पे जो वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम देखते हैं बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको हम देख लेते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई हमारा एक बिंदु आवेश है और यहां पे मान लीजिए कि कोई एक हमारा टेस्ट चार्ज, इसको हम अंग्रेजी में इसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। यह बिंदु आवेश है, यह परीक्षण आवेश है। तो ये जो हमारा बिंदु आवेश है, इस पे कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, स्थिर वैद्युत बल लगा रहा होगा। तो यानी कि ये इसके वैद्युत क्षेत्र में है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? अब इसको यहां पे लिख लीजिए आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेफिनेशन होता है, प्रति एकांक जो आपका परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु आवेश के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर बिंदु आवेश द्वारा लगाए गए स्थिर वैद्युत बल को, स्थिर वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों, तीव्रता कहते हैं। तीव्रता वता होता है, ठीक है ना? तीव्रता कहते हैं। चलिए, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर अब सबसे पहले मान लो बच्चों कि यहां पे कोई एक परीक्षण आवेश है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये E होता है, अगर इसका परिमाण लिखा जाए तो ये इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल किस पे? प्रति एकांक। बच्चों कहा जाएगा अगर 5 रुपए में आपको 15 टॉफियां मिलती हैं, कितनी टॉफियां मिलती हैं? 15 टॉफियां मिलती हैं। तो एकांक 1 रुपये में कितना टॉफी मिलेगा आप देख लीजिए। एक रुपये में आपकी कितनी टॉफी मिलेगी? 15/5 यानी कि 3 टॉफियां आपको मिल जाएंगी। आप इस बात को समझ रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि ये Q0 जो आपका परीक्षण आवेश है, इसको 0 को नॉट बोलते हैं। Q0 जो परीक्षण आवेश है, इस पे लगने वाला बल F है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर क्या? Q0 पर लगने वाला जो बल है वो कितना है? F है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर कितना होगा? F/Q0। तो ये F/Q0 को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर बिंदु आवेश द्वारा लगाए गए स्थिर वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये अब यहां Q0 से भाग दे दिया तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश हो गया बच्चों। तो E कितना हो जाएगा? F/Q0। अगर ये एक सदिश राशि होती है, जैसे आप जानते हैं कि ये बल भी एक हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। वैसे है ये आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। और E = F/Q0 हम लिखते हैं। अब बच्चों यहीं पर अगर हम चाहें तो किसी भी बिंदु पर, यहां से किसी बिंदु आवेश से r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको ये बताया गया है कि E बराबर कितना होगा। सबसे पहले इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होता है? कूलाम के नियम से आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? K पहला Q1 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज, तो Q0 बटे में दोनों के बीच का जो दूरी है इसका स्क्वायर। और इन दोनों में भाग किससे देना है? इस Q0 से भाग देना है। देखिए बच्चे यहां पर भी Q0 है, ऊपर भी Q0 है। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी बच्चों, वो कितना मिलेगा? KQ बटे में
आर स्क्वायर। या इसी को आप लिख सकते हैं E इक्वल टू के का मान, के को स्थिर वैद्युत बल कांस्टेंट कहते हैं, मतलब स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है बच्चों, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये बहुत इजी डेरिवेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन क्या है, ये हो गया। इसके साथ ही किसी बिंदु पर, यहां से ये कोई बिंदु आवेश है, इससे ये जो मान लीजिए एक कोई बिंदु है, इस स्थान पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो बहुत आसानी से निकाली जा सकती है कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब कि अगर यहां पे एकांक परीक्षण आवेश का जो मान है उसको इकाई कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, तो इस पे लगने वाला जो बल होगा, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा इस बिंदु आवेश के कारण, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। अब सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर यहीं पर मान लीजिए कि इसकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखनी है तो सबसे पहले कि यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक बच्चों, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्रक इसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, देखिए E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट है। तो फोर्स का क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन। और बच्चों आपको आवेश का पता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा E का मात्रक, इसको आप लिख सकते हैं E का मात्रक, मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। बच्चों अब इसके साथ ही इसका बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो E की बीमा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कितनी हो जाएगी, E की बीमा, E का बीमा होगा, E का बीमा कितना हो जाएगा बच्चों, ये फोर्स है, फोर्स का बीमा आप जानते हैं कि mLT⁻⁻2 होता है। फोर्स की बीमा आप लोगों को 11th में याद हुआ होगा, वहां पे बताया गया होगा। यहां पे कूलॉम Q आप जानते हैं। अगर अब इसके आगे वाले तीसरे चैप्टर में आपको करंट पढ़ना है, धारा पढ़ना है, लेकिन आप 10th में धारा पढ़े हैं। धारा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, Q बाई टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से केवल इसका डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसमें नहीं है। तो यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। ये टी इधर चला जाएगा तो I इंटू टी। I का डायमेंशन क्या होता है, A, और टाइम का क्या होता है, T। तो मतलब Q का जो डायमेंशन हो जाएगा वो A इंटू टी हो जाएगा, A इंटू टी। अब बच्चों अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए इस नीचे m नहीं है तो m केवल रहेगा, यहाँ पे l बस एक बार है तो l एक बार रहेगा, t नीचे है एक बार और जाएगा तो और इसमें माइनस बढ़ जाएगा तो t⁻³ हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a⁻⁻1 हो जाएगा। तो बच्चों ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु आवेश द्वारा लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। या आपने क्या किया, इन दोनों आवेशों के बीच का बल निकाला। क्या होता है बल, K क्यू नॉट बटे में जो दूरी होती है उसका स्क्वायर होता है। तो ये तो F का मान इतना हो गया, Q से नीचे Q है तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, Q नॉट नीचे है तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या E इक्वल्स टू, अब क्या बचा केवल K Q और बटे में R स्क्वायर, K Q बटे में R स्क्वायर। और K को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस K को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान निकला। इसके साथ ही ये तो यहां पे समझाया गया था करंट निकालने के लिए। ये कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। और E की बीमा आपने देखा है mLT⁻³ और A⁻⁻1 होता है बच्चों। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र और ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बच्चों। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं,
हाँ तो बच्चों, ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बच्चों? तो देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मान लीजिए कोई एक धन आवेश है या ऋण आवेश है, वो एक दूसरे पर किस प्रकार से बल लगाते हैं, या कोई धन आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे निरूपित की जाएगी, किस प्रकार से हम किसी एक ऐसा माध्यम बना ले जिससे कि हम किसी दूसरे को समझा सके अपने बातों को, और जिस प्रकार से ये आपका वैद्युत आवेश व्यवहार करता है उसको किस प्रकार से निरूपित कर सके, उसको निरूपित करने के लिए इन वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट आया। तो ये आखिर में होती क्या है? मान लो कोई पॉजिटिव आवेश है, कोई पॉजिटिव आवेश है और कोई निगेटिव आवेश है, तो ये माना गया बच्चों, ये मान लिया गया, ये जो वैद्युत रेखाएं होती है, ये माना गया कि जो धन आवेश होता है उससे अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, सबसे पहला चीज क्या होता है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये अपने हिस्सा से पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। कैसे माना गया? अभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब समझाया जा रहा था या वैद्युत क्षेत्र समझाया जा रहा था बच्चों, तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि कोई एक बिंदु आवेश है और ये पॉजिटिव है, और दूसरे बिंदु आवेश को ये क्यू नॉट को क्या करेगा, कहेगा कि मुझसे दूर जाओ, मेरे पास बताओ। तो अगर इसको दूर भेजने का कॉन्सेप्ट हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये दूर भेजेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर भी कोई बिंदु आवेश रखा जाएगा तो ये इसको भी क्या करेगा, दूर भेजेगा। इसको अगर यहां पर भी कोई हमारा परीक्षण आवेश हो तो इसको भी दूर भेजेगा। तो यहां से अगर ये पॉजिटिव आवेश है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लग रहा है ना कि इस जो आपका परीक्षण आवेश है इसको दूर करेगा, यानी कि इससे कुछ ऐसी रेखाएं निकल रही हैं जो इस परीक्षण आवेश को क्या कर रही हैं, दूर भेज रही हैं। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज से ये माना जाता है कि कुछ कल्पना की जाती है कि कुछ ऐसे लाइंस, ऐसे फोर्स निकल रहे हैं जो परीक्षण आवेश को क्या भेज रहे हैं, दूर भेज रहा है। तो इसलिए इसको एक कल्पना में मान लिया जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इससे अभिलंबवत बाहर की तरफ होती हैं। अभिलंबवत क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती है बच्चों। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव, अगर कोई कोई आपका ऋण आवेश बिंदु आवेश है और यहां पे कोई आप परीक्षण आवेश रख दीजिए, परीक्षण आवेश तो बहुत छोटा सा, तो ये निगेटिव वाला परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। इसको खींचेगा ना, माइनस है और ये प्लस है तो इसको अपने तरफ खींचेगा। यहां पर भी इसको रख देंगे तो इसको अपने तरफ खींचेगा, कहीं भी रख दोगे तो अपने तरफ खींचेगा। तो यहां कल्पना क्या कर सकते हैं कि जो निगेटिव आवेश है वो उससे कुछ चीज अंदर की तरफ आ रहा है, परीक्षण आवेश अंदर की तरफ आ रहा है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वो क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो जो वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट परीक्षण का आवेश के आधार पर वो कुछ इस तरह से है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, जो पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, वो किस प्रकार से निकलती हैं, ये परीक्षण आवेश को दूर भेजती हैं। इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पॉजिटिव आवेश से, जो आपका धनावेश है उससे अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। और नेगेटिव आवेश के ये परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींच रहा है, अभिलंबवत अपनी तरफ खींच रहा है, अपने सेंटर की तरफ, तो किसी ऋण आवेश से अभिलंबवत अंदर की तरफ आती है, यहीं पे क्या हो जाती है, आके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं का इनिशियल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बीच में ये किन किन प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, किन किन गुणों को दिखाती हैं, उन सारे गुणों को यहां पे लिखा गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला 2, 3, 4 लेक्चर इसी पर होगा बच्चों, और श्योर है कि सारी परीक्षाओं में, चाहे आपका वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके एक एक चीज को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है, कैसे ये काल्पनिक रेखाएं कैसे अपने दिमाग में लाया गया, वो आपने देखा परीक्षण आवेश के आधार पर लाया गया कि ये तो कोई धन आवेश है तो परीक्षण आवेश को दूर भेजेगा, और परीक्षण आवेश को कोई ऋण आवेश है तो अपने पास लेकर आएगा। तो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है, यहां पे क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में इस तरह से रेखाएं खींची जाएंगी, आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अभी यही बताया जाएगा कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर इसी पर कोई स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो वही किसको बताएंगी, वैद्युत क्षेत्र के दिशा को बताएंगी। यही रेखाएं किसको दिखाने वाली हैं, अभी आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ये क्या एक होती है, सदिश राशि होती है। तो उसकी दिशा कौन बताएगा, किस तरह से दिशा को निरूपित किया जाएगा, तो यही रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के दिशा को भी निरूपित करेंगी। तो इसका जो सबसे पहला आपका ये गुण है, वैद्युत बल रेखाएं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये काल्पनिक लाइन होती है, हमेशा ये पॉजिटिव आवेश से अविलंबित बाहर की तरफ निकलती है और निगेटिव आवेश के ऋण आवेश के हमेशा अंदर की तरफ आती है, अविलंबित अंदर की तरफ आकर इस पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब इसका हम ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसी में ये तो डेफिनेशन हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से अविलंबित बाहर निकलती है तथा ऋण आवेश के अविलंबित क्या होती हैं? अब उस पे आके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से अविलंबित बाहर निकलती हैं तथा ऋण आवेश के अविलंबित अंदर आ जाती है। ये डेफिनेशन है वैद्युत बल रेखाओं का। अब इसके गुण क्या हो सकते हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो इसको लिख लिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। वैद्युत बल रेखाओं की गुण, ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेशन में ही 2 पॉइंट इसके क्लियर हो जाते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी लाइन होती हैं बच्चों? काल्पनिक लाइन होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक लाइन होती है, ये धनावेश से अविलंबित बाहर की तरफ निकलती हैं, धनावेश से अविलंबित बाहर तरफ निकलती हैं और ऋणावेश पर अविलंबित अंदर की तरफ आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है तथा ऋणावेश पर अविलंबित समाप्त हो जाती होती है। ठीक है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब देखिए बच्चों, यहां पर इससे जो वैद्युत बल रेखाएं का एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है क्या? इससे जो अंदर की तरफ आ रही है एक दूसरे को कहीं काटी है क्या? नहीं काटी है। अब ये बहुत सारी बल रेखाएं, अगर एक कोई पॉजिटिव आवेश रखा जाए, एक कोई ऋणावेश रखा जाए, कोई धनावेश रखा जाए, तो इससे बहुत सारी बल रेखाएं निकली हुई है, लेकिन एक दूसरे को कहीं कट नहीं की है। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अब क्यों काट नहीं सकती है बच्चों? कि कोई भी एक सदिश राशि है तो उसका एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है, 2 दिशा होना असंभव है। तो वैसे ही वैद्युत क्षेत्र भी आपका क्या है? एक सदिश राशि है। और मान लीजिए ये एक बिंदु है, अगर मान लीजिए कि एक वैद्युत बल रेखा ऐसे गई और एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जाए, तो एक ही बिंदु पर अगर मान लो ये दोनों बल रेखा इसी तरह से काटेंगी, अगर कट करेंगी तो ऐसे ही काटेंगी। अगर इस तरह से कट करती हैं तो इसी बिंदु पर एक, यहां पर इसी बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी इधर की तरफ और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, जो कि एक सदिश राशि के लिए संभव नहीं है। एक सदिश राशि के लिए एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो एक बिंदु पर होती है वो एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों सीबीएसई और आपके यूपी बोर्ड में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो ये लिखा गया है, देखिए कि ये एक दूसरे को काट नहीं सकती, मतलब कि काट नहीं सकते, तो कैसे नहीं पूछा जाएगा क्यों? तो आप लिखेंगे कारण इसका, क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशा नहीं हो सकता। मतलब कि एक बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशा होना क्या है? असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे हम चौथा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। बच्चों बंद लूप का मतलब क्या है? बंद लूप का मतलब यह है कि कोई चीज यहां से जाए और यहीं पे आके क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ऐसे जाए ऐसे आए, तो ये पूरा एक लूप बना दे। मतलब कि ये कहीं पे जाके इस तरह से समाप्त ना हो। ये बंद लूप नहीं है, ये तो ओपन लूप है, ये बंद लूप हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बंद लूप कहते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकल रही हैं, आके नेगेटिव पे क्या हो जा रही है? समाप्त हो जा रही हैं। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव समाप्त हो जा रही हैं। तो ये जाकर यहीं पे समाप्त हो जा रही है, इसलिए बंद लूप नहीं बना रही हैं। अगर ऐसा होता कि ये ऐसे जाती और ऐसे आकर इस तरह से, अगर इस तरह से ये मिल जाती इस तरह से, तब इसको कहा जाता कि ये बंद लूप बना रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये ऐसे जाकर यहां पे, देखिए यहां से ऐसे दिशा है, यहां पे जाकर यहां पे समाप्त, ऐसे यहां पे जाके ये रेखा यहां पे समाप्त, ये यहां ऐसे जाके समाप्त, यानी कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है ना, बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखिए अब पांचवा इसका 4 प्रॉपर्टी हो गई कि ये बंद लूप नहीं बनाती है। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये प्रॉपर्टी है। इससे 2 चीज क्लियर होती है कि बच्चों अगर कहीं पर भी आपको
बल रेखाओं की दिशा मिल जाए, मतलब ऐसे कहा जाए कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अगर कोई बिंदु यहां पे हम जाने और यहां पे कोई धन आवेश रख दे, तो इसका मतलब ये धन आवेश पे जो बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, जिधर तिरिया लगी है उधर की तरफ लगेगा। मतलब ये धन आवेश है तो जिधर तीर लगा है उस उधर की तरफ उसको बल लगेगा, और ऋण आवेश अगर रख दिया जाए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ बल लगेगा। तो सबसे पहले यहीं से आपसे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा आगे इसके पहले जाएगा, अभी इसके आगे हम टॉपिक बनाएंगे तो उसमें IIT जेईई में बहुत सारे ऐसे बल रेखाएं दे दी जाएंगी और कह दिया जाएगा कि यहां पे धन आवेश है, बताइए कि ये किधर की तरफ फ्लो करेगा, इस पे कितना बल लगेगा। बल का भी अभी फार्मूला आपको बताया जाएगा। तो बल का फार्मूला एक्चुअली आप समझ ही चुके हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। तो बल इस पे कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस तरह से बल आप निकाल सकते हैं कि कितना लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, जिधर की तरफ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है उधर की तरफ ही किसी धन आवेश पे बल लगता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऋण आवेश पर बल लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों इसी के साथ ही इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, और वही दिशा जिधर की तरफ बल की दिशा होती है, जिधर धनावेश पर बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, क्षेत्र की दिशा होती है। मान लो कि ये बच्चों ये कोई यहां पे एक पॉइंट हम ले लें, यहां पे एक इसका पॉइंट ले लें और यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें। तो अब ये धन आवेश है, धन आवेश पे किधर की तरफ बल लगेगा, इधर की तरफ। ये ऋण आवेश किधर की तरफ लगा रहा है, अपने तरफ। तो यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रा किया गया, तो ये इस धन आवेश पे इस बिंदु पर किधर की तरफ बल लग रहा होगा, इधर की तरफ, ऋण आवेश की तरफ लग रहा होगा। तो ये तो इस धन आवेश पर लगने वाला बल है, और इस बिंदु पर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की हो जाएगी, तो जिधर की तरफ बल लग रहा है ना उधर की तरफ ही ई की दिशा हो जाएगी। इस स्थिर वैद्युत जो आप पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल पढ़ रहे हैं, ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, आप जिधर की तरफ बल की दिशा होगी, जिधर की तरफ वैद्युत बल लगेगा उधर की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जिधर की तरफ F का डायरेक्शन होगा उधर की तरफ ही E का भी डायरेक्शन होगा। बच्चों इस बात का ध्यान रखिए। और ये पांचवी प्रॉपर्टी आपको बताती है कि अगर किसी वैद्युत बल रेखा पर कोई स्पर्शी अगर हम खींचते हैं तो सबसे पहले वो बताता है कि धन आवेश पर किधर की तरफ बल लग रहा है, और जिधर की तरफ धन आवेश पे बल लग रहा होगा उधर के तरफ ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी होगी, उधर की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। बच्चों तो बच्चों जो अब अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, और जहां पे बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। बच्चों ये कह रहा है, ये अंतिम प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है, जब जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत बल का मान अधिकतम तथा जहां पर दूर दूर होती है वहां पर वैद्युत बल का मान न्यूनतम होता है। यानी कि वैद्युत बल का मान जहां पर अधिकतम होगा वैद्युत क्षेत्र का मान भी वहां पर अधिकतम होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है। तो ये F ऊपर है, जहां जहां ये वैद्युत बल का मान अधिकतम होगा वहां वहां आपके E का मान अधिकतम होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। बच्चों ठीक है, तो जहां पर वैद्युत बल रेखा है, मान लीजिए दो चीजों में कंपैरिजन यहां हम करते हैं तुलना। मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी है, और एक ऐसा निकाय है जहां पे वैद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी है। तो आप देखिए इस वाले सिस्टम में यहां पे E डैश में देखिए वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, यहां पे पास पास है, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा और यहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होगा। तो ये छठी प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम और कहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। बच्चों जो अगली और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है बच्चों कि जहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं इक्वी स्पेस्ड होती हैं, समान दूरी पे होती हैं। मान लीजिए कि एक
सातवां जो प्रॉपर्टी ये कहता है कि जहां पे ये वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पे होती हैं, एक बराबर दूरी पे होती हैं, वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा बच्चों। और जहां पर ये वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर ना हो, कहीं दूरी कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो जाए, कहीं बहुत कम हो जाए, कहीं बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस सिस्टम के लिए आप देखिए यहां पे वैद्युत बल रेखाएं बराबर दूरी पर है तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो और ये जहां पे ये दूरियों का बीच का गैप क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ या घट जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, समान वैद्युत क्षेत्र होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहां पे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सातवीं प्रॉपर्टी थी और ये सातों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए आपके परीक्षाओं के लिए। आपके ये आगे 5-7 टॉपिक जो पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, वो इस पे बहुत सारा डिपेंडेंसी है उसका। अगर यहां पे इन सारे प्रॉपर्टी को आप समझ गए हैं तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आप यहां पे पहली चीज ये देखिए बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ये जो रेखाएं हैं वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो अगर कहीं आपसे कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए ऐसा दिया गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं कि इधर की तरफ जिधर से ये जा रहा है, आप देखिए जिधर से ये वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, जिधर जा खत्म हो रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर से जा रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिधर की तरफ जा रहा है उधर की तरफ कौन सा आवेश होगा बच्चों, नेगेटिव आवेश होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीर की दिशा होती है ना, वो किधर की तरफ होती है, माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे बच्चों, जो कि आपके दिमाग में बने होना चाहिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको भी मैं बता रहा हूं, मैं अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र से क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को बताएंगे और इस पे क्या क्या सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है बच्चों कि अभी वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की सीमा कितनी होती है बच्चों, कहां तक वैद्युत क्षेत्र काम करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र कहां तक काम करता है, इसकी सीमा कितनी होती है, कहां पे वैद्युत किसी भी चीज की सीमा कहां तक होती है बच्चों। मान लीजिए कि आपकी दौड़ने की सीमा कहां तक, आप दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और जाकर एक ऐसा सीमा जहां पे आप बेहोश होकर गिर जाए, जहां पर बेहोश गिर जाए, मतलब कि उससे ज्यादा आप दौड़ नहीं सकते थे, आपकी सीमा वहीं पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसे ही ये वैद्युत क्षेत्र जाएगा, ये आवेश के पास तो इसका बहुत ज्यादा एनर्जी होगा। अभी दूध पी लेंगे आप, मतलब कि आप एनर्जेटिक रहेंगे सुबह सुबह, तो आप दौड़ लगा लेते हैं बहुत तेजी से, लेकिन दौड़ते 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 जाके आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। वैसे ही अगर ये क्यू आवेश है तो आप थक जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो सीमा होगी वो घटती जाएगी, मतलब कि इसका जो बल लगाने की जो क्षमता है वो घटती जाएगी। तो कैसे पता लगा सकता है कि कहां तक इसकी सीमा हो सकती है, तो अभी आपने पढ़ा बच्चों कि ये वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो F/Q0 होता है। ठीक है ना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जहां पर ये बल 0 हो जाएगा, जहां पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान 0 हो जाए, वहीं पर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जहां पे परीक्षण आवेश पर, ये तो बिंदु आवेश है, और यहां से मान लीजिए कि r दूरी पे कोई आपका परीक्षण आवेश है, तो जहां पर इसके द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा, वहीं तक सीमा होती है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो बच्चों बताइए बल बराबर क्या होता है, बराबर स्थिर वैद्युत बल, अगर इन दोनों के बीच निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, K/Q0/r² होता है। बच्चों इस K का मान हम जानते हैं कि 9×10⁹ होता है, ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों, एक आवेश है जो कि एक वैल्यू दिया रहेगा जिस पे कुछ ना कुछ आवेश रहेगा ही, तो ये 0 नहीं हो सकता। Q0 अभी बताया गया छोटा, बहुत इसका कम मान तो होता है लेकिन 0 से ज्यादा होता है, 0 नहीं होता है इस पे आवेश। ठीक है, तो ये तीनों 0 नहीं हो सकते हैं बच्चों। तो इसको हम 0 कैसे कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आप अभी बताया, जैसे जैसे ये नीचे वाला ये r बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये
परीक्षण आवेश को हम दूर लेकर जाते रहेंगे, वैसे वैसे बल का मान क्या होता जाएगा बच्चों, घटता जाएगा। कहां पे जाके जीरो हो जाएगा, तो आपको बता दूं बच्चों कि अगर कोई एक संख्या x है, इसको किससे भाग दे कि ये जीरो हो जाएगा, तो बच्चों एक ही वो नंबर है जिसको हम अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट होता है। अगर किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से भाग दे दिया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए अब इस बल को जीरो करना है तो r को क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अगर r बराबर इनफाइनाइट तो f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो मतलब कि इस बल को, वैद्युत बल को, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को जीरो करने के लिए हमें इसको कहां लेकर जाना पड़ेगा, अनंत तक। तो वैद्युत क्षेत्र की जो सीमा होगी बच्चों वो कहां तक होगी, अब ये जीरो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब F जीरो होगा। F जीरो कब हो रहा है, जब परीक्षण आवेश को कहां लेकर जा रहा है, इनफाइनाइट पे, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा उस परीक्षण आवेश पे वो कहां तक लग रहा होगा, अनंत तक लग रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की सीमा जो होती है वो कितनी होती है, अनंत तक होती है। ये इसका जो रेडियस बनाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा अनंत तक, उस पे कुछ ना कुछ परीक्षण आवेश पर कुछ ना कुछ इसका बल लग रहा होगा। इसलिए वैद्युत बल की और वैद्युत क्षेत्र दोनों की सीमा कहां तक होती है, अनंत तक होती है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को बताते वक्त मतलब कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से इस पे आते हैं न्यूमेरिकल और किसको कितने आसानी से इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।